मंथली करंट अफेयर के सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जून महीने के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये करंट हम जून, जुलाई और अगस्त के बाद कवर करेंगे। चूँकि आरओ का पेपर आपने दिया है तो आप एक बार ज़रूर पढ़े होंगे, क्लियर है। इसलिए हम लोग अभी जून का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। इससे पहले के दो क्लासेस हो चुकी हैं जहाँ हम लोगों ने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट पीसीएस को रिलेटेड हो करके जो भी करंट के टॉपिक्स हैं वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग अपना यूपी इन शॉर्ट और साथ ही में इकोनॉमी और साइंस टेक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएँ रखती हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला ये है कि हुलास खेड़ा टीला, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर दिख सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। हुलास खेड़ा टीला और आलमबाग भवन धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हुलास खेड़ा टीला, आलमबाग भवन, ये दो चीज़ याद रखिएगा। ये हुलास खेड़ा कहाँ पर, तो मोहनलालगंज लखनऊ में और आलमबाग लखनऊ में। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उत्खनन की उपलब्धियाँ क्या हैं, तो शुंग एवं कुषाण कालीन यहाँ से मृद मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया जाएगा। राज्य स्तरीय पुलिस की अगर कोई भी भर्ती होती है तो उसमें अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया जाएगा पुलिस और पीएससी की भर्तियों में। ये घोषणा किसने की है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। क्लियर है। अगर वहीं पे मैं अग्निपथ की बात करूं तो जून 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। 4 वर्षों की यहाँ पर आपको सर्विस देनी होती है। उसके बाद में 25% को नियमित सेवा में रख लिया जाता है और 75% को सेवा उपरांत मुक्त कर दिया जाता है। इससे पहले हरियाणा राज्य ने अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया है अपने स्टेट में और अब यूपी ने प्रारंभ किया है। यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन, प्रसाद दर्शन, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट और बौद्ध सर्किट का योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इससे ये होगा कि भारत में जो स्टार्टअप है उन्हें प्रमोट होगा और दूसरा जो उद्यमियों के नए अवसर भी होंगे, साथ ही साथ में रोजगार के अवसर का भी सृजन होगा, के अवसर का भी सृजन होगा और मोर और लेस देन ओवरऑल स्टेट जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप एक बार देख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यूपी में होम स्टे नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। भारत यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किया गया है। बेड एंड ब्रेकफास्ट व होम स्टे नीति 2025 के नाम से इस नीति को लागू किया गया है। शुभारंभ मंजूरी किसने दिया है, लागू किसने किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा यह स्वीकृति लिया गया है। कौन कौन से लोग ऐसे होंगे जो ये सुविधाएं दे सकते हैं, तो जिसके पास 1 से 6 कमरों तक की इकाई का होम स्टे होगा वो लोग ये सुविधा दे पाएंगे। कहने का सेंस है जिसके पास 6 कमरे तक की सुविधाएं होंगी वो होम स्टे की अनुमति दे सकते हैं या उसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। पर्यटक कितने दिन तक अधिकतम रुक सकते हैं, 7 दिन तक अधिकतम रुक सकते हैं और साथ ही में नाश्ते की अनिवार्य सुविधा देनी होगी जो होम स्टे की सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। ऐसा माना जा रहा है कि 5 जून को गंगा दशहरा एवं सेतुबंध रामेश्वरम स्थापना दिवस के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा तिथि घोषित की गई थी। और किया किसने है, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने किया था और श्री डॉक्टर अनिल मिश्र जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी हैं ये उसके मुख्य यजमान रहे हैं। क्लियर। कौन कौन विराजमान करेगा, तो प्रभु श्री राम करेंगे, माता सीता करेंगी, भाई लक्ष्मण करेंगे, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी करेंगे। गर्भगृह की संरचना कहते हैं तो ये अष्टकोणीय है और भूतल में राम लला का गर्भगृह के जस्ट के ये समान होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ में बनेगा स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क। स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क यूपी में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, साथ ही में तो जो चक गजरिया सिटी है लखनऊ में उसके आसपास यह स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो इसमें आपको प्लेटेनियम 360 डिग्री डोम थिएटर में आकाशीय घटनाओं का आप 3D अनुभव कर सकते हैं। स्पेस म्यूजियम होगा,
रॉकेट गैलरी होगी। साथ ही में इसका विकास एवं संचालन कौन करेगा, तो उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। सहयोगी संस्था के तौर पर आप देखेंगे तो लखनऊ विकास प्राधिकरण भी इसमें शामिल होगा। यूपी में बोधि यात्रा का आयोजन किया गया। ये कब किया गया, तो 2 से 7 जून 2025 के मध्य किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यूपी में बौद्ध विरासत को वैश्विक स्तर तक पहुंचाना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर है। आगे हम देखते हैं प्रतिभाग कौन कर रहा है, तो 5 आसियान देशों के 50 प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सहयोगी संगठन यूपी पर्यटन विभाग और विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में ये किया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट के निर्माण में भी मोर और लेस देन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसको डेवलप की भी बातें कही गई हैं। यूपी निवेश सम्मेलन दक्षिण भारत में भी, कहने का सेंस ये है कि बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद में होंगे निवेश सम्मेलन। इसका मेन अंतर्राष्ट्रीय विस्तार कैसा होगा, तो भविष्य में विदेशों के प्रमुख शहरों में होंगे रोड शो। साथ ही में GCC सम्मेलन लखनऊ में इसे निर्माण किया जाएगा। ठीक है। नोएडा में भी बनेगा एक GCC। इसका मेन टारगेट क्या है, मेन घोषणा ये है कि आई एम ऑडिबल ओके, बिल्कुल। यह स्थान कौन सा होगा, तो नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना किया जाएगा। अगले टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। अगला टॉपिक, लखनऊ में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर गैस्ट्रोनॉमी का में नामांकन किया गया है, जो कि ऊपर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अवधी व्यंजन संस्कृति को वैश्विक मान्यता दिलाना है। ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसमें आपको काकोरी कबाब मिल जाएगा, मटन चिकन बिरयानी मिल जाएगा। ये सब आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। हाँ, इसकी पहल जरूर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी प्रशासनिक पहल कौन कर रहा है, तो पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग इसका कर रहा है। निगरानी संस्था कौन सी है, तो कार्य की निगरानी भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय इसकी निगरानी करेगा। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन किया गया है। प्रतिमा स्थापित कहाँ पर हुई है, तो ये बहराइच में किया गया है। किससे ये निर्मित है, तो ये कांस्य धातु से बनी 2 पैरों पर खड़ी अश्वरूढ़ प्रतिमा है। पर्यटन केंद्र यह कहाँ पर, तो महाराजा सुहेलदेव स्मारक व चित्तौड़ झील के आसपास के ये पर्यटन केंद्र को बढ़ावा देगा। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे कौन सा हमारा नया टॉपिक है, अलीगढ़ में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। तो देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ पर बनाने की घोषणा हुई है, ये अलीगढ़ में है, क्योंकि अलीगढ़ का ताला फेमस है। क्लियर है। स्वीकृति किसने दी है, तो मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत इसे स्वीकृति दी गई है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कुशीनगर में इसरो का मॉडल रॉकेट परीक्षण सफल तौर पर किया गया है। ये कब किया गया है, तो ये 14-15 जून 2025 के आसपास किया गया है। स्थान कौन सा है, तो रकबा जंगल पट्टी पे ये किया गया है। कहाँ पर, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन किसने किया है, तो इसरो और ASI के तत्वावधान में संयुक्त रूप से किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में इस तरह का ये अपना पहला प्रक्षेपण होगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि इन स्पेस कैंसेट एंड मॉडल रॉकेटरी इंडिया स्टूडेंट कैंपियन 2024-25 हेतु साइट व सिस्टम का परीक्षण करने के उद्देश्य से किया गया है। यूपी में पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना का शुभारंभ किया गया है और ये किया कहाँ गया, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु योजना का शुभारंभ किया गया है। यह देश की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना पहल है। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। यूपी जैम पोर्टल खरीदारी करने में सबसे आगे है। कहने का सेंस ये है कि भारत सरकार 20,000 के ऊपर जो भी खरीदारी करती है वो जैम पोर्टल के आधार पर करती, जैम पोर्टल से ही करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं वो किसके माध्यम से खरीदी जा रही हैं, जैम पोर्टल पे। सरकारी विभाग का कोई भी सामान जैम पोर्टल से ही खरीदा जा रहा है अगर उसकी कॉस्ट 20,000 रुपये से ज़्यादा है। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा कौन आगे निकला है, वो आपका निकला है यूपी। और यूपी कितना किया है, तो यूपी 2024-25 में किया है 16,000 करोड़ और 23-24 में किया था 20,000 करोड़ के आसपास। क्लियर। आगे देखते हैं। घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है, तो कतरनिया घाट बहराइच में किया गया है। किसने किया है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया है। क्लियर। आगे बढ़ना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया गया है। ये लोकार्पण स्थल कौन सा है, तो लोकार्पण स्थल आजमगढ़ व
जैतपुर गोरखपुर के बीच में ये किया गया है। लोकार्पण किसने किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। ये कनेक्टिविटी किसको किसको जो कनेक्ट करेगा? गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ को ये कनेक्ट करेगा। यात्रा का समय गोरखपुर से लखनऊ अब कितने घंटा हो जाएगा? 3 घंटे में आप कर सकते हैं। क्लियर। इंटरनेशनल फिल्म सिटी का शिलान्यास किया गया। ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है ईडा सिटी ग्रेटर नोएडा में। सेक्टर 21 ईडा सिटी ग्रेटर नोएडा में क्या किया गया है? तो इंटरनेशनल फिल्म सिटी का शिलान्यास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जीवाश्म पार्क यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। कहने का सेंस ये, सोनभद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर एक पुराने जीवाश्म मिले हैं। वो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि 140 करोड़ वर्ष ये पुराना होगा। यूनेस्को की प्रक्रिया कैसी है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर संभावित सूची में इसे शामिल किया गया है। दस्तावेज भारत सरकार को भेजे जाएंगे। अगले 2 वर्षों में अस्थायी सूची में इसे स्थान प्रदान किया जाएगा। इस पार्क का मेन महत्व क्या है? तो महत्व ये है कि ये बलुआ पत्थर से संरक्षित है। दूसरा, यहाँ पर शैवाल के जीवाश्म भी मिले हुए हैं। और इसकी खास बात क्या है कि कैमूर अभ्यारण्य व विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसके मध्य में यह स्थित है। साथ ही साथ में आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय तुलना किससे की जा रही है? तो येलो स्टोन पार्क जो अमेरिका में है उससे भी किया जा रहा है, क्योंकि उसके जो जीवाश्म हैं वो 50 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म से कोरिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण हेतु एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग का गठन किया कि जो त्रिस्तरीय हमारा पंचायत होता है चुनाव का, उसमें पिछड़ा वर्ग संरक्षण को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये कहा गया है कि ग्रामीण स्तर पर जो निकाय हैं हमारे, उसमें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का एक बातें कही गई हैं। उसमें से कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। साथ ही में जो सदस्य का चयन कैसे होगा? तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों पे इन्हें शामिल किया जाएगा, जिसमें एक महिला अनिवार्य सदस्य के रूप में इसमें होगी। सदस्य अध्यक्ष कौन होगा? तो एक सदस्य को अध्यक्ष में नामित किया जाएगा जिसका दर्जा राज्य मंत्री के बराबर होगा। और इनका कार्यकाल कितने का होगा? तो 6 माह की, मतलब नियुक्ति तिथि से 6 माह के लिए कार्यकाल इनका रखा जाएगा। हालांकि शिक्षा में उत्तर प्रदेश के लिए एक कायाकल्प योजना का शुभारंभ किया गया। कायाकल्प योजना के तहत जो हमारा बेसिक एजुकेशन है, उस बेसिक एजुकेशन को बेहतर करने का काम किया जाता है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें बेहतर किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय निपुण आकलन, ये प्रमुख योजनाएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं समग्र विकास के अवसर उपलब्ध कराने हैं। क्लियर। आगे देख रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। ये कहाँ रखा गया है? तो ये गाजियाबाद में रखा है। किसने रखा है? तो आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा, और साथ ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका शिलान्यास किया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगर वहीं पे मैं बात करता हूँ, आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशियाई केंद्र का अभी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इसका उद्घाटन हुआ है। क्या किया गया है? तो CPI दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र इसका केंद्रीय नाम है, जिसका स्थान कहाँ पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु सहिष्णु, रोग प्रतिरोधकता, साथ ही में प्रोसेसिंग उपयुक्त आलू किस्मों का विकास करना है। कहाँ पर? सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व साथ ही में दक्षिण एशियाई देशों में इनकी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रस्तावना या फिर प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? प्रस्ताव क्या है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग के द्वारा कैबिनेट स्वीकृति दी जाएगी। वहीं पर मलिहाबाद बनेगा देश का सबसे बड़ा मैंगो पार्क। अगर आप मलिहाबाद देखेंगे तो मलिहाबाद के आम बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इवन खास बात है, देश में तो सबसे ज़्यादा फेमस है ही। बसंत कुंज योजना के तहत किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में। इसका मेन एजेंसी कौन सी है? तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? आम की 700 प्लस देसी, विदेशी व विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण करने के लिए ये किया गया है। क्लियर है। वहीं पर अगर मैं आम की प्रजातियों की बात करूं तो दशहरी मलिहाबाद लखनऊ, लंगड़ा बनारस, चौसा हरदोई गाजीपुर बिहार, तोतापरी दक्षिण भारत, केसर गिर सोमनाथ गुजरात, अल्फांसो रत्नागिरी महाराष्ट्र, नीलम आंध्र प्रदेश, फजली मालदा पश्चिम बंगाल,
आम्रपाली झारखंड उत्तर प्रदेश, सिंदूरी मध्य प्रदेश, नूरजहां मध्य प्रदेश, मुंबैया मुंबई, वहीं पर राउरकेला उत्तर प्रदेश, मल्लिका उड़ीसा, रुमानी आंध्र प्रदेश और बेनिशान दक्षिण भारत। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर यूपी स्टेट से रिलेटेड चीज़ों को कवर कर दिया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा टॉपिक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था में जीएसटी को बूस्ट किया गया है, मतलब जीएसटी का बूस्ट हुआ है हमारी इकोनॉमी में। ये ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मई 2025 में जीएसटी का जो संग्रह रहा है वो 16.4% से बढ़ करके कितना हो गया है, 2,01,050 करोड़ रुपए रहा है। क्लियर है। आई मीन ओवरऑल जीएसटी का जो हमारा ग्रोथ रहा है वो पिछले महीने से इस महीने, पिछले महीने का मतलब है कि मई 2025 से जो इस महीने हुआ है वो 16% का हमारा यहाँ टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। लगातार उपलब्धियाँ रही हैं कि हमारा बैक टू बैक जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। वहीं पर अगर मैं सबसे बात करूं कि अब तक का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कब हुआ है, तो 2.37 लाख करोड़ अप्रैल 2025 वाले महीने में हुआ है। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंगापुर भारत में सिर्फ शीर्ष एफडीआई स्रोत रहा है। कहने का सेंस है कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में जो अंतः प्रवाह हुआ है वो सिंगापुर से 15 अरब डॉलर का हुआ है। भारत में कुल एफडीआई कितनी रही है, तो 50 अरब डॉलर के आसपास भारत में एफडीआई 13% की वृद्धि हुई है। वहीं पर भारत में कुल एफडीआई का प्रवाह 14% की वृद्धि हुई है 81.0 अरब डॉलर के साथ में। वो 5 देश जो सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई ला रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक है हमारा मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड, यूएई और जापान। प्रमुख कुछ निवेशक देश हैं जो ये रहे हैं। साथ ही में ग्रामीण महिलाओं में ऑनलाइन बैंकिंग में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। ये सर्वेक्षण संस्थान कौन सा है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे आप मॉस्पी कहते हैं। सर्वेक्षण की अवधि क्या ली गई, सर्वेक्षण की अवधि जनवरी टू मार्च 2025 लिया गया है। साथ ही में ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति देखी गई है। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, तो अगला टॉपिक है कि वैश्विक तकनीकी कंपनियों में रिलायंस के बारे में ये बताया गया कि रिलायंस इंडस्ट्री शीर्ष 30 में एकमात्र भारतीय कंपनी है। ठीक, मतलब टॉप 30 में एकमात्र कंपनी कौन सी है, वो रिलायंस है, जिसका स्थान 23 है, जिसका बाजारी पूंजीकरण 216 अरब डॉलर के आसपास है। क्लियर है। टॉप कंपनियां कौन कौन से, टॉप 8 में माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडीज है, एप्पल है, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, मेटा, टेस्ला और ब्रॉडकॉम। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो अमेरिकन हैं। वहीं पे 9वें स्थान पे ताइवान की TSMC और 10वें नंबर पर चीन की टिनसेंट है। क्लियर। और यूपी अपने इंडिया की 23वें स्थान पर रिलायंस है। आगे बढ़ते हैं। घोर गरीबी से भारत में 27 करोड़ लोग बाहर हुए हैं। ये किसका आकलन है, ये विश्व बैंक का मतलब एक तरीके का आकलन है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ 2011-12 की, तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में भारत में निर्धनता का आकलन 21.9% लगाया है। ठीक है। अगर मैं अत्यधिक गरीबी की बात करूं 2011-12 में तो 27.1% था। अत्यधिक गरीबी 2022-23 में ये 5.3% हुआ है। वहीं पर विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 5.44% आबादी $3 प्रतिदिन से कम पर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 एजेंसी कौन सी है आपकी, तो NSS है। शुरुआत कब हुआ था, तो 1950 से विभिन्न विषयों पर वार्षिक व त्रिमासिक स्तर पर यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। आवश्यकता, अब तक अखिल भारतीय स्तर पर आय वितरण पर पूर्ण सर्वेक्षण नहीं हुआ था। इस देश की आवश्यकता थी। पिछले 75 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक बदलावों की समझ को बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है। नवीन पहल किसकी रही है, तो ये मॉस्पी की रही है। मॉस्पी घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो सुरजीत S भल्ला इसके अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर है। यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है डिफेंस एंड स्पेस। डिफेंस एंड स्पेस को हम लोग अपने अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।